जय हिंद दोस्तों। उड़ता पंजाब और टेंशन में मोदी सरकार, आपको समझ में आ गया होगा ये जो वीडियो है ये मैं किस लिए बना रहा हूँ। थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ कुछ टेंशन्स थी, मतलब खांसी जुकाम बुखार। अब ये ओमिक्रॉन था या नहीं था माफ़ कीजिएगा, मैं ना तो टेस्ट करवा पाया ना और कुछ। एक दिन बुखार चढ़ा, शरीर जो नॉर्मली जुकाम में टूटता है वो टूटा और उसके बाद अब सब नॉर्मल है। तो अब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा क्योंकि अपने काम में व्यस्त थे, घर में ही कुछ ज़रूरी काम थे। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। पिछले कुछ दिनों में जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम मेरे और आपके सामने आई वो है पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को उनके काफिले को रोक लिया गया। और जिस तरीके से रोका गया, एक तरीके से ऐसा पोज किया गया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के रास्ते में बाड़ लगवाई, उसी तौर पर प्रधानमंत्री को पंजाब के अंदर रैली करने से रोका गया। फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़ गए, शोर मचा और पॉलिटिकल सिनारियो क्रिएट हो गया। अब सवाल यही है कि असलियत में इसकी डायमेंशंस क्या क्या है। मैं इन सभी डायमेंशंस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस एफर्ट के बारे में नॉलेज पहुंच पाए या उनके तक जानकारी पहुंच पाए। और दूसरा दोस्तों, हमारा एनसीईआरटी का कंसेप्टर के लिए जो मैपिंग की क्लासेस है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी प्लस मैपिंग, वो 22 जनवरी से शुरू होने जा रही है। 11:15 बजे एक क्लास होगी और उसके बाद शाम का बैच होगा। सेपरेट बैच बनाए जाएंगे, इंग्लिश मीडियम अलग, हिंदी मीडियम अलग। तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच में जुड़िए ताकि हम आपको इस बैच मतलब जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। वन टाइम फीस है, बहुत बेसिक अमाउंट फीस है, 1100 रुपीज़। जितनी जल्दी आप इस बैच से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है डायमेंशंस। असलियत में पंजाब मामले में जब से ये मामला चल रहा है उसमें एक तरफ से बीजेपी और इस तरीके के जो इसके जो सपोर्टर ग्रुप्स हैं उनके बारे में बयान देख रहा हूँ। सपोर्टर्स जो हैं इनके बयान देख रहा हूँ जो लगातार ये कह रहे हैं कि पंजाब के ऊपर आक्रामक है। दूसरी तरफ मैं कांग्रेस को देख रहा हूं जो कहीं ना कहीं एक सफाई देने में इस समय पर लगी हुई है, चन्नी गवर्नमेंट को बचाने में लगी हुई है कि सिक्योरिटी लैब्स क्या है। एक इन दोनों से हटकर एक न्यूट्रल अप्रोच रखने की कोशिश रखने वाले लोगों की मैं देख रहा हूं जो वो ये कह रहे हैं कि असलियत में ये लड़ाई पाकिस्तान बीजेपी और कांग्रेस की है। लेकिन मेरा अपना मानना इन तीनों अप्रोचों से एक डिफरेंट अप्रोच भी है। देखिए, पंजाब में जो भी मामला है वो आज का ये जो एक डिसेंटमेंट है ना, मतलब एक रिजेंटमेंट है, डिसकंटेंट है, यानी एक नाराजगी सरकार से, ये आज पहली बार नहीं है। अगर आप इसी पंजाब को देखो तो पंजाब के सिखों के ऊपर इंदिरा गांधी के ऊपर हमला करने का भी आरोप है। यहाँ भिंडरवाला के समर्थक जो हैं वो आपको घूमते हुए मिलेंगे और कहीं ना कहीं इसका भी एक एस्पेक्ट है। फिर उसके बाद पाकिस्तान एंगल भी आपको साफ नज़र आ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखें, पाकिस्तान एंगल साफ नज़र आएगा। और इसके साथ साथ यदि आप देखते हैं तो पाकिस्तान के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ नज़र आता है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका और कनाडा भी यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाता है। और इस एंगल को हम देख नहीं सकते और मतलब इस एंगल को जनरली इग्नोर कर देते हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इग्नोर नहीं कर सकते जो एक एस्पेक्ट है कि इसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है उसमें। तो हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने जान के ये वीडियो 2 दिन बाद बनाया क्योंकि हालांकि वैसे 2 दिन पहले तो मैं बीमार पड़ा हुआ था, बुखार अच्छा खासा था, लेकिन हाँ अब जान के मैंने इसका वेट किया ताकि एक देख लिया जाए कि असलियत में कितने दिन या कितने लंबे टाइम तक
इस पूरे सिचुएशन को देखा जा सकता है, या कोई जो बाकी ओपिनियंस हैं वो किस किस तरीके से हैं। और मैं ये देख रहा था कि कहीं पर भी मुझे ये जो ओपिनियन है ये कहीं पर नज़र नहीं आया जो मैं इस टाइम पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। अगर आप यहाँ पर मोटे तौर पर देखें तो पंजाब की अगर बात की जाए हिस्टोरिकली, तो गुरु नानक देव जो हैं उनके टाइम से कहीं ना कहीं सिखिज़्म का उदय हुआ। और जैसे ही यहाँ पर सिखिज़्म का उदय हुआ, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मराठों के अंदर गुरु रामदास थे, और गुरु रामदास ने महाराष्ट्र धर्म का उदय करवाया। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर एक यूनिटी इस्टेब्लिश हुई, और यूनिटी की वजह से वो अपने आप को एक सेपरेट पॉलिटिकल पावर के रूप में, सेपरेट ग्रुप या यूँ कहें सेपरेट पॉलिटिकल पावर के रूप में देखने लगे। यही एक रीज़न है कि जैसे गुरु नानक देव ने सिखिज़्म को वो इन्वॉल्व किया आगे, मतलब सिखिज़्म को आगे बढ़ाया। अकबर क्योंकि सहिष्णुता वगैरह में काफ़ी हद तक भरोसा करता था, तो गुरु अर्जुन देव के दरबार में गया, बीबी भानी को 500 एकड़ ज़मीन दान करी, और बहुत कुछ ऐसा किया जिससे इनके डेरा के अंदर अकबर का सपोर्ट बेस, बनमास बेस या सपोर्ट बेस बना रहे। लेकिन अगर आप जहांगीर के टाइम से देखें तो गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई। उसके बाद कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर को कहीं ना कहीं शुरू से सिक्खी, जैसे मराठों से मुगल एम्पायर को चैलेंज मिलता रहा, या यूं कहें हमेशा मराठों ने मुगल्स को काफ़ी हद तक परेशान किया, और औरंगज़ेब के टाइम पर तो आकर मुगल्स को मराठों के सामने ही घुटने टेकने पड़े। एग्जैक्टली उसी तरीके से सिखों की भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी शुरू से बनी रही है। और इसी आइडेंटिटी के चलते गुरु गोविंद सिंह के अगर मामले में देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों को मरवा डालना और जिस तरीके से उनको शहीद कर देना, बहुत ज़्यादा कहीं तक कहा जाए कि एक आइडेंटिटी के साथ लड़ने का जो जज्बा था इनमें डेवलप कर गया। और जिस तरीके से गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई नांदेड़ में, वो भी अपने आप में एक टिपिकल पार्ट है। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि सिख अपने आप को एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ देखते हैं, और ये जो यूनिक आइडेंटिटी है वो सेपरेट रिलीजन के भाई हमारा अलग धर्म है, सेपरेट कल्चर कि हमारा जो कल्चर है वो पंजाबी है, और सेपरेट लैंग्वेज कि हमारी भाषा भी अलग है। और ये हमेशा जब इंडिया डेवलप हुआ, तो इंडिया एज अ नेशन जब बना, इंडिया जब एक राष्ट्र बना, तो कहीं ना कहीं ये जो पार्ट था ये भी साथ में इंडिया डोमिनेट तो करता है, लेकिन इंडिया 100% डोमिनेट यहाँ पर नहीं कर पाया। यानी कहीं ना कहीं विद इन इंडिया यानी इंडिया के अंदर भी अगर आप देखें तो पंजाबी आइडेंटिटी हमेशा बनी रही, और आइडेंटिटी जो है ये हमेशा ऑटोनॉमस बिहेव करती रही, समझे। और यही रीज़न है, इसी पंजाबी आइडेंटिटी ने सिखिज़्म के नाम पर भी एक सेपरेट कंट्री की डिमांड की थी, यहाँ पर डिमांड की, और ये कहा कि हमारा अलग धर्म है। अगर आप पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दे सकते हो, तो हमारे को पंजाब क्यों ना दिया जाए सिखिज़्म के नाम पर। लेकिन फिर भी इस बेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, और मामला जो था वो पीछे रह गया। लेकिन वहीं अगर आप दूसरा पार्ट देखो ना दोस्तों, तो यहाँ यही पंजाब और यही सिखिज़्म और यही पंजाब जो खासकर है, इसमें जो रीजनलिज्म, जो क्षेत्रवाद है, वो बढ़ा कब, वो असलियत में बढ़ा कब, जब 1971 को आप देखें, और 1971 में
बांग्लादेश वॉर हुआ, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश बनकर उभरा और आपने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं 1000 कट पॉलिसी के ऊपर आगे निकल जाता है और ये कहता है कि भाई मैं 1000 कट मारूंगा किसी के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, और इतने घाव दूंगा कि हिंदुस्तान अपने आप मर जाएगा। जब ये सिचुएशन आई ना दोस्तों कि हिंदुस्तान मर जाएगा, तो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में तो सबसे पहला टारगेट यहां पर यहां पर पंजाब था। अब आप कहोगे पंजाब ही क्यों चुना, कश्मीर क्यों नहीं चुना? भाई सीधी सी बात है, कश्मीर में जैसे ही पाकिस्तान इंटरफियर करता, इंडिया की नज़रों में पहले दिन ही वो पॉलिसी आ जाती। पंजाब को इसलिए चुना क्योंकि जो माइनॉरिटी रिलीजन है, जो इंडिया का माइनॉरिटी रिलीजन है सिखिज़म या सिख, वो पंजाब में मेजॉरिटी है। और ये सिख जो हैं वो अपनी एक आइडेंटिटी जो है सिखिज़म की, वो ग्रेटर हमेशा बनी रहती है नेशनलिस्टिक या नेशनलिज्म की आइडेंटिटी से। अब ऐसी सिचुएशन में इंडियन नेशनलिज्म की आइडेंटिटी से अगर ज़्यादा बनी रहेगी तो ऐसे में ऐसे ग्रुप को भड़काना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में उस सिखों के उस ग्रुप को ढूंढ के लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, या यूं कहें बहुत आसान, ज़रूरी और आसान था, जिन्होंने सेपरेट कंट्री की डिमांड की थी, सेपरेट कंट्री की डिमांड की थी इन द ईयर 1947 के हमारे को पंजाब नाम की एक सेपरेट कंट्री दे दी जाए। अब यही तो मामला था कि यहाँ आप डिमांड कर रहे हैं कि पंजाब नाम की सेपरेट कंट्री दे दी जाए। ऐसा जो फ्रिंज एलिमेंट था जो बहुत चुप बैठ गया था, वो बहुत मिनिस्क्यूल नंबर में था, वो एकदम से बढ़ने लगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है यहां पर समझिए। प्रॉब्लम ये आती है कि असलियत में एक ग्रुप है, ग्रुप क्लेमिंग सुपीरियर आइडेंटिटी। एक समूह पंजाब में ऐसा मौजूद है जो सुपीरियर आइडेंटिटी चाहता है और वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहता है। मैं अपने बहुत से पंजाबी दोस्त, खासकर सिख दोस्तों के साथ मिला, उनमें से कईयों को लगता है, या यूं कहें कि एनोनिमस बंदों के साथ भी बात अगर करता हूं तो उनको कईयों को लगता है कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मैंने पूछा कि आपको किस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं मिलती या कैसे रिस्पेक्ट चाहते हैं? तो एक तो कहता है कि हमें रिस्पेक्ट ऐसी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। भाई रिस्पेक्ट कभी एक्सपेक्ट जो भी आप करते हो वो जनरली कभी आपको मिलती ही नहीं। अगर मैं चाहूँ कि मुझे रिस्पेक्ट मिले तो मुझे वो एक्सपेक्टेशन वाली रिस्पेक्ट मिलेगी ही नहीं। लेकिन दिमाग में अगर कोई भर दिया जाए कि क्योंकि आप माइनॉरिटी हैं इसलिए आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, तो आप यकीन मानिए दिमाग के अंदर फितूर आना लाजमी है। ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जो बहुत ही सेपरेटिस्ट ग्रुप जो बहुत ही शांत तरीके से कहीं ना कहीं ग्रुप के अंदर एक नेगेटिविटी भर रहा है अगेंस्ट इंडिया, ये हमेशा एक सेपरेट आइडेंटिटी को क्लेम कर रहा है और वो चाहेगा स्पेशल ट्रीटमेंट टू इट्स स्टेट एंड लीडर। कम से कम वो हमेशा अपने स्टेट और अपने लीडर को हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहेगा। और जब वो सेंटर के साथ भिड़ेगा तो कहीं ना कहीं सेंटर के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी तो वो हमेशा उस स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के सामने उस स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल स्टेटस को क्लेम नहीं कर पाएगा। और जब वो स्पेशल स्टेटस को क्लेम नहीं कर पाएगा या उसे वो फीलिंग आएगी या एक एंटी स्ट्रॉन्ग सेंटर एस्टेब्लिशमेंट को जब वो देखना शुरू करेगा, एंटी फॉर्म में देखना शुरू करेगा, तो यहाँ पर एंट्री होती है, एंट्री ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स।
एंट्री ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स। ये हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ ये जो ग्रुप है, जब ये ज़्यादा वोकल हो जाएगा और सरकार के अगेंस्ट ज़्यादा प्लान करना शुरू कर देगा, तो वो फॉरेन एलिमेंट्स के लिए एक जड़ होता है, फॉरेन एलिमेंट्स के लिए एक इनविटेशन होता है, जिसको मतलब जहाँ फॉरेन एलिमेंट्स आकर या फॉरेन पावर्स आकर वहाँ अपनी पॉलिटिक्स करें। ये मामला आप कजाकिस्तान में भी देख सकते हैं, जहां एक मामला आ रहा है पेड प्रोटेस्टर्स का, कि बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पेड हैं, और वो एकदम से इमर्ज होके आया, एकदम से उभर के आया, और फिर ऐसी सिचुएशन में आ गया कि हम इस चीज़ को तो वापस करवाएंगे, 20 डिमांड्स और रख दें। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम रही। अब एंट्रीज ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स में अगर आप देखते हैं तो यहाँ एक तरफ एंट्री होती है पाकिस्तान की दोस्तों, और दूसरी तरफ एलिमेंट्स एंट्री होती है यूरोपियन पावर्स की। एक बात समझ लीजिए, पाकिस्तान का तो स्टैंड एंटी इंडिया रहेगा, और जब जब स्ट्रांग गवर्नमेंट रहेगी ये एक फियर क्रिएट करेगी। स्ट्रांग गवर्नमेंट फियर टू पाकिस्तान हमेशा क्रिएट करेगी। आपने देखा इंदिरा गांधी स्ट्रांग गवर्नमेंट में थी, इंदिरा गांधी वॉज वेरी पावरफुल लीडर। इंदिरा गांधी पावरफुल लीडर थी, उन्होंने पाकिस्तान की वो धज्जियां उड़ाई कि पाकिस्तान उस दर्द से आज तक परेशान है। अब मोदी जी हैं, ये स्ट्रांग फॉर्म में आए, इंदिरा गांधी के बाद यही लीडर है जो स्ट्रांग है। बीच में तो मिलीजुली सरकार आ रही थी, आप देखेंगे ना, जब तक मिलीजुली सरकार थी तब तक इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी थी नहीं। जैसे ही मिलीजुली सरकार का दौर खत्म हुआ, मोदी जी का वहाँ यहाँ पर राइज हुआ, वहाँ पाकिस्तान में जो फ्रिंज एलिमेंट्स थे, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, वो भी पावरफुल होते चले गए। खालिस्तान जो था वो भी पावरफुल होता चला गया, और यहाँ आप देखेंगे एकदम से सिचुएशंस जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी गवर्नमेंट की फॉर्म में दिखाई देनी शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ आप कहेंगे यूरोपियन पावर्स का यहाँ पर क्या लेना देना है, यूरोपियन पावर्स यहाँ पर क्यों इंडिया के अगेंस्ट कुछ चाहेंगी। देखिए, कभी भी समझ लीजिएगा, ये जो यूरोपियन पावर्स हैं इनको भी इस स्ट्रांग गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है। इनको स्ट्रांग गवर्नमेंट से हमेशा प्रॉब्लम रहेगी अगर इंडिया में है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांग गवर्नमेंट कभी भी इनकी टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर चलेगी नहीं, बल्कि स्ट्रांग गवर्नमेंट जो है वो अपनी टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर चलाएगी, और फॉरेन कंट्रीज को मानना पड़ेगा। और दूसरा, वो जो रेगुलेट करने की सोच रहे होते हैं इंडियन सिस्टम को या इंडियन पॉलिटिक्स को, वो रेगुलेट नहीं कर पाते। जैसे अगर आप देखेंगे तो कजाकिस्तान के अंदर या यूक्रेन के अंदर, बेलारूस के अंदर, या कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक देश है जहां पर गवर्नमेंट स्ट्रांग है नहीं है, वहां पर या जो इनके राइवल्स हैं वहां पर ये पॉलिटिक्स को मेंटेन करते हैं। पाकिस्तान देख लीजिए, ये लोग पॉलिटिक्स को मेंटेन करते हैं या पॉलिटिक्स को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हिलाते डुलाते रहते हैं, और अपने फेवर में सारे जो लॉज हैं वो पास करवाते रहते हैं। लेकिन अगर इंडिया जैसे देश में जो बड़ी मार्केट भी है, बड़ा सप्लायर भी बन सकता है, सब चीज़ें हैं, अगर यहाँ स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग गवर्नमेंट हमेशा चैलेंज रहेगी यूरोपियन पावर्स के लिए। और अगर ये यूरोपियन पावर्स के लिए हमेशा चैलेंज रहेगी, तो इसी वजह से चाहेंगे कि यहाँ ये जो स्ट्रांग गवर्नमेंट है इसकी कोई ना कोई कमी हमें मिलती रहे, और स्ट्रांग गवर्नमेंट की अगर कमी इनको मिलती रही तो उसका सीधा सीधा असर ये होगा कि इंडिया जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, या कहीं ना कहीं उनसे रिक्वेस्ट करता रहेगा, रिक्वेस्टिंग मैनर में होगा, या उन्हें इंडिया के इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफियर करने का मौका मिल जाएगा। और यही इनकी सबसे बड़ी प्लानिंग होती है। ये तो हो गया मोटा मोटा, और यही रीज़न है दोस्तों, इन यूरोपियन पावर्स में अगर खालिस्तान, पंजाब के अंदर निकलने वाला जो खालिस्तान मूवमेंट है, वो पूरे का पूरा खालिस्तान मूवमेंट का जो बेस है वो या तो कनाडा में लेगा, और कनाडा की गवर्नमेंट कभी भी उस बेस के अगेंस्ट काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि वो जानती है कि आज नहीं तो कल इंडिया के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना पड़ेगा, सिचुएशंस क्रिएट करनी अगर पड़ गई तो ये खालिस्तान काम आएगा। वहीं अमेरिका भी खालिस्तान
के अगेंस्ट पंजाबी जो अमेरिका के अंदर भी खालिस्तान सपोर्टिंग मूवमेंट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और वहाँ पर भी इंडिया के लिए टेंशन्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी तरीके से और भी यूरोप, खासकर ब्रिटेन में भी आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग खालिस्तान सपोर्ट ग्रुप्स जो हैं वो खड़े होते जा रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए एक टेंशन है। अब आप सोचिए ना, ये यूरोपियन पावर्स ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स को ऑन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी कैसे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, जो इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी क्रिएट करते हैं या कुछ भी। तो अभी आप देखेंगे जालंधर के अंदर जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और कई मामलों में तो ये माना गया कि वो सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, वहाँ पर ये सोच कर देखिए उसके लिंक जर्मनी के किसी गुरुद्वारे से, जर्मनी के अंदर किसी बंदे से मिले हैं। अब आप यहां समझिए, ये तो हो गया एक जनरलिस्टिक वे, जो जनरल वे में। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अगर आप देखेंगे तो इंडिया में इस इंसर्जेंसी जब शुरू हुई थी तो पंजाब वाली, तो 1971 से लेकर 1976 के आसपास तक अगर आप देखेंगे तो पंजाब के अंदर रेडिकलिज्म शुरू हो चुका था। और 1980 आते आते वो जो रेडिकलिज्म है वो अपने चरम पर पहुंचा, और भिंडरवाला जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि कुछ कहने की हद नहीं। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपनी भी गलतियां हैं, जैसे कुछ रॉ एजेंट्स ने अपने बुक्स लिखी हैं जिनमें उन्होंने ये कहा कि असलियत में खालिस्तान को खड़ा करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस है। कांग्रेस या रॉ ने इस खालिस्तान को खड़ा किया ताकि जो फ्रिंज एलिमेंट्स या जो मतलब एंटी कांग्रेस एलिमेंट्स, खासकर अकाली दल जब खड़े हो रहे थे, एंटी कांग्रेस पार्टी खासकर अकाली दल खड़ी हो रही थी जो कि ज़्यादा रिलीजियस थी, तो उसको यानी एंटी कांग्रेस पार्टी जिसे आप अकाली दल कहेंगे वो ज़्यादा रिलीजियस थी, और इस अकाली दल को काउंटर करने के लिए मोर रिलीजियस ग्रुप जो था उसे खड़ा करना था, जिसे खालिस्तान कहा गया। अब रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं, रिलीजन जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं रेडिकलिज्म मांगता है। रिलीजन पॉलिटिक्स जो है, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा सपोर्ट करेगी किसको? रेडिकलिज्म को। और रेडिकलिज्म जो है वो एक विनम है, जो सामने वाले को मारे या ना मारे आपको सबसे पहले मारेगा। समझे? ये जो विनम है ये ऑटो इम्यून डिजीज क्रिएट कर देता है, जो अपनी शरीर के अंदर ही इस तरीके की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो अपने आप को ही मारना शुरू कर देता है। अब ऐसी सिचुएशन में खालिस्तान रेडिकलिज्म बेस्ड पार्टी थी और इसकी जो एस्पिरेशन थी वो लगातार बढ़ती चली गई। अब सवाल यहां से आगे आता है कि अब क्या हुआ है। असलियत में जैसे ही राइज ऑफ मोदी हुआ, वैसे ही पंजाब के अंदर एंटी मोदी सेंटिमेंट्स को हवा मिलने लगी। एंटी मोदी सेंटिमेंट्स को अगर आप देखेंगे तो मोदी को पंजाब में 2014 में 1 सीट मिली है और 2019 के अंदर 3 सीटें मिली हैं। और अभी भी पंजाब के अंदर मोदी का बहुत ज़्यादा सा बेस नहीं है। अब क्योंकि मोदी का बहुत ज़्यादा सा बेस नहीं है, उसके पीछे का रीज़न ये है। लेकिन मोदी ऑल ओवर इंडिया स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो पंजाब के अंदर मोदी का बहुत ज़्यादा सा इन्फ्लुएंस नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक एंटी मोदी सेंटीमेंट को हवा देने के लिए एक अच्छा मौका था। और क्योंकि यहाँ अच्छा मौका था तो सबसे पहले तो वो एपीएमसी एक्ट या फिर एपीएमसी एक्ट ही कहेंगे, जो क्या नाम है, कृषि कानून मामले थे, एग्रीकल्चर एक्ट जिन्हें आप कहा गया। अब ये जो एग्रीकल्चर एक्ट था, जिसमें जो भी प्रॉब्लम रही हो, इस एग्रीकल्चर एक्ट को एक वेपन बनाया गया। ये ट्रेंड था CAA NRC के लिए जो शोर मचा था शाहीन बाग के अंदर, उसी का नेक्स्ट लेवल। शाहीन बाग के अंदर जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया, शाहीन बाग में जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो बड़े लेवल पर लगाया गया, पहले पंजाब में, और पंजाब से किसानों को बुला के दिल्ली के बॉर्डर्स पर बिठा दिया गया। जो 26 जनवरी 2020 वाली 2021 वाली घटना थी वो और कुछ नहीं थी दोस्तों, वो असलियत में एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट्स का एक
इम्प्रेशन था, एक इम्प्रेशन था जो सेपरेटिज्म या जिसे कहते हैं कि सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट या यूं कहें कि सेपरेटिज्म को मतलब एक इंडिया को नीचा दिखाने का एक एफर्ट था, जिसके अंदर ये जो खालिस्तानी ग्रुप्स थे उन्होंने पब्लिक को मोटिवेट किया। अब ऐसा तो है नहीं कि खुल के वो सारे के सारे सामने आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने पब्लिक को मोटिवेट किया और पब्लिक उसके झांसे में आ गई या कुछ भी किया, और कहीं ना कहीं सिचुएशंस इंडिया के अगेंस्ट, मतलब सिचुएशंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती, उससे पहले पहले गवर्नमेंट जो थी वो सिचुएशन को कंट्रोल कर गई और नतीजा जो था वो 26 जनवरी की घटना हो गई। हालांकि बहुत जल्दी ही उसको संभाल लिया गया क्योंकि लोगों को भी समझ में आ गया कि मामला कहाँ गड़बड़ है या गलत है, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं खालिस्तानी अप्रोच का ही एक इम्प्रेशन था। अगर आप दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर उठाकर देखें तो हरियाणा पुलिस जो है, खासकर इस एसएचओ वगैरह इस एरिया के जो होते थे, मेरी एक से बात हो रही थी तो वो ये कहते भाई पागल हो गए हैं यहाँ पर कि इस थाने के अंदर अब पोस्टिंग करवा के। कारण उसका ये है सबसे बड़ा कि इस टाइम पर प्रॉब्लम ये है कि ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, इनमें से जो खालिस्तानी हैं जानबूझकर अपनी साइकिल के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, टी-शर्ट के ऊपर भिंडरवाला की फोटो लगा के बैठते हैं, उसको भगवान के रूप में मानते हैं, है वो आतंकवादी। अब प्रॉब्लम ये है कि हरियाणा का जो लोकल है वो उससे भिड़ जाता है, वो उसे पीट देता है, और जब वो उस भिंडरवाला के सपोर्टर को पीट देता है तो वो भिंडरवाला का सपोर्टर अपनी टी शर्ट उतार के फेंक देता है, दूसरी टी शर्ट पहनता है और पुलिस में जाके कंप्लेंट करता है कि देखो जी मुझे मारा। और पुलिस वाले जब इंक्वायरी करने लगते हैं कुछ भी, तो अगर पुलिस वाले पकड़ कैसे पाएंगे, अब भीड़ है। अब उसके बाद वो अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले करता है, वो जो खालिस्तानी सपोर्टर है वो अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले करता है, और विक्टिम कार्ड के बाद फिर सिख जो सेंटिमेंट्स है उन्हें भड़काने की कोशिश करता है कि देखो हम सिखों के ऊपर हम अत्याचार हो रहा है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट सिखों की नहीं है तो सिखों को सपोर्ट भी नहीं कर सकती। ये एक बड़ा तगड़ा गेम है, ये बहुत तगड़ा गेम है जो ये सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स इस टाइम पर लड़कों के बीच में कर रहे हैं। मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा गया तो बंगला साहिब के अंदर ऐसे ही 10-12 लड़के, काफ़ी साल पहले की बात हो गई, भिंडरवाला की टी शर्ट पहनकर, वो जो पंजाबी में कुछ लिखा हुआ था, शक्ल तो पहचान में आई जाती है, सफाई कर रहे थे, सेवादारी कर रहे थे। अब मैं उस 2-3 लड़के खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछ लिया। अब मैंने उनसे जब पूछा, मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये जो टी शर्ट पहन रखी है कौन है? कि जी हमारे गुरु हैं। कौन से गुरु? नाम तो पता होगा। कि भिंडरवाला। मैंने कहा ये वही भिंडरवाला है जो मैं समझ पा रहा हूँ? कहते हैं हाँ जी वही समझ पा रहे हो। तो मैंने कहा क्या इनकी डिमांड जो है खालिस्तान की, तो आप खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं? कि हाँ जी खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा फिर कहाँ तक का चाहिए, कि बता तो दो कि हम भी मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि कहाँ तक का चाहिए इंडिया। कहता जी तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैंने कहा यार जो सरकार है अगर आप उसके सामने बात रख रहे हो तो हम भी अपनी बात आपके सपोर्ट में रखेंगे, बस बता दो कि कहां तक का चाहिए ताकि शांति हो जाए और आप नाराज ना रहें। क्योंकि नांदेड़ तक, महाराष्ट्र के नांदेड़ से लेकर बिहार के पटना साहिब तक सिखों के गुरुद्वारे फैले हुए हैं। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि जो पाकिस्तान है, हालांकि उसके पहले मेरा दूसरा सवाल पूछने के बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई थी, और वहां फिर बीच बचाव करने वाले जो गुरुद्वारा प्रबंधक वाले लोग थे उन्होंने कहा भाई साहब आप चले जाओ, हम इनका भी कुछ नहीं कर सकते और आपको भी समस्या हो जाएगी। यानी उल्टा उन्होंने मुझे धमकी दी। ये बहुत साल पहले की बात हो गई, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये खालिस्तान इशू एक ऐसा, एक सेंटिमेंट्स को भड़काने वाला इशू है जो कि कहीं ना कहीं कोई रिलीजियस ग्रुप इसको अपोज कर ही नहीं सकता। जो सिखों का रिलीजियस ग्रुप है वो कहीं ना चाहते हुए भी इस एंटी इंडिया अप्रोच को सपोर्ट कर जाते हैं, और दूसरी तरफ इसी चीज का फायदा पाकिस्तान से लेकर दूसरे ग्रुप्स उठाते हैं। तो इस समय पर इंडिया जो है, और यही एक कारण है, अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट जो है लगातार कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स उठा रही है। देखिए बॉर्डर तो अपने आप में एक चैलेंज है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन बॉर्डर अगर चैलेंज है ना तो इसका नेक्स्ट स्टेप भी आप समझिए कि कहीं ना कहीं जो फाइनेंसिंग होती है, जो फंडिंग होता है वो बड़ा गजब होता है।
और मोदी गवर्नमेंट ने ये जो एनजीओ फाइनेंसिंग होती है, खासकर वो मदर टेरेसा वाली जो फाइनेंसिंग थी, जो कन्वर्जन करवाने के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने में लगे रहते थे, ये जो एनजीओ फाइनेंसिंग एनजीओ ग्रुप्स हैं, असलियत में फंडिंग इनके थ्रू होती है। एक छोटा अमाउंट तो जिस चीज़ के लिए फंडिंग आई उसमें लगाते हैं, और बड़ा अमाउंट कहीं ना कहीं इस तरीके के फ्रिंज एलिमेंट्स की जो फ्रिंज आइडियोलॉजी जो है, जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है, उसको बढ़ावा देने में, उसके डिस्कशंस में, उसके डिबेट्स में लगाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की जो इंटीग्रिटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी है उस पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। यही मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों इन लोगों का। इसके अलावा इन लोगों का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है जो ये खालिस्तानी है। अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इनका जो रास्ता रोका गया, नो डाउट इसमें कांग्रेस जो है वो डर्टी प्ले कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस जो है वो डर्टी प्ले कर रही है। कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल है वो कांग्रेस ने, और कहीं प्रोटोकॉल कांग्रेस ने और कांग्रेस के साथ साथ जो उसकी कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने फॉलो नहीं किया। सिक्योरिटी लैब्स तो कहीं ना कहीं बना रहा, सिक्योरिटी लैब्स कहीं ना कहीं बना रहा, लेकिन पॉसिबिलिटी वो जो किसानों की है, जो पंजाब के किसान हैं, जो इस समय पर अपने आप को, वो पंजाब के किसान किसान तो मुझे नहीं लगते वो किसान शायद थे भी नहीं, वो लोग कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते थे। अगर सोच कर देखिए, प्रधानमंत्री को एक खरोंच भी आ जाती है, उनके ऊपर एक हमला हो जाता है, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मोदी ने हमारे लिए कीलें ठोकी थी। अबे जाहिलों, अनपढ़ गवार लोगों, तुम्हारे लिए कीलें नहीं ठोकी थी, वो उन खालिस्तानियों के लिए कीलें ठोकी थी कि भाई अगर आप लोग आके दिल्ली की राजधानी की, मतलब हिंदुस्तान की राजधानी की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करोगे और वो खराब हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन नहीं, ये एक इमोशनल इशू क्रिएट कर दिया गया, और वो इमोशनल इशू इस हद तक क्रिएट किया गया कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है उनके ऊपर हमला करो, और जिस वजह से अगर वो थोड़ा सा भी कामयाब हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो 1984 वाला माहौल है वो शायद पॉसिबली दोबारा क्रिएट हो जाए, और हिंदू वर्सेस सिख यहाँ पर डेवलप हो जाए, और उसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान जैसे रोग नेशंस उठाएं, यूरोप जैसे वो देश उठाएं जो इंडिया में कभी भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं चाहते। इंदिरा गांधी की डेथ स्ट्रॉन्ग लीडर को रास्ते से हटाने की एक षड्यंत्र मात्र था। पॉसिबिलिटी ये भी थी। अब था क्या मामला, कैसे था, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों जो भी है, ये कहीं ना कहीं ये जो पंजाब के जो मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, या जो विदेशों में मेरे वीडियो को देखकर अपना ओपिनियन रखते हैं, वो समझें कि असलियत में हम एक ऐसे, खासकर पंजाब के अंदर रहते हुए हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। पंजाब एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो इस समय पर, जिसके लोग इस समय पर कहीं ना कहीं विदेशियों के हाथों का खिलौना बने हुए हैं, और आगे आने वाले समय के अंदर ये जो खिलौना है, ये विदेशी तो अपना खेल खेल के निकल जाएंगे और हमारे इस देश के अंदर बर्बादी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस मामले को समझा जाए, और सरकार हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है और मेरे को तो पॉजिटिव अप्रोच इसमें नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी आप इस माहौल को समझिए। मामला है क्या? मामला बड़ा गजब है। इस मामले में मामला ये है कि हमारे अगेंस्ट जो षड्यंत्र हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, देश के विरोध में, क्योंकि इस समय दुनिया का माहौल बदला हुआ है और आपका दोस्त कोई है ही नहीं। वो सारे आपसे फिर फायदा उठा रहे हैं और आप उनसे फायदा उठा रहे हैं। तो इस मामले में जो भी होगा वो आगे वक्त बताएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।